Happy Holi to everyone and thanks to Team India for making this Holi a bit more special। और होगी भी क्यों ना, 10 साल से वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मिला हुआ वो हार का इतनी सारी वार्निंग सुना है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो या फिर पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स, कितने बार वार्न किया है। इस मैच से पहले भी किया था और अब इस जीत के बाद, इस यादगार जीत के बाद अब हमारी बारी है। ये उत्तरदायित्व तो हमें ही लेना होगा नेक्स्ट जनरेशन को इस जीत की गाथाएं सुनाने की। तो फिर व्हाट आर द टैक्टिकल ब्रिलियंस टीम इंडिया डिड इन दिस मैच? व्हाई डिड संजू सैमसन वाज सो क्रूशियल एंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस नॉक वाज in the history of T20 World Cup, especially for Team India, and the entire bowling unit, how crucial they were and how clinical were their performance. We will cover everything in detail in this video, and at the end of this video you will be able to figure out how and why this team has won this match and so clinical with their performance. तो फिर watch the video till the end and do subscribe Sports Details। संजू सैमसन की स्पेशल नॉक और टीम इंडिया के बारे में बातचीत करने से पहले थोड़ी सी बातचीत टीम वेस्ट इंडीज़ के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि टीम वेस्ट इंडीज़ ये वो टीम है जो एक समय हर एक टीम के ऊपर राज किया करता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द गेम। जी हाँ, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20 है, लेकिन लास्ट 10 साल में उस हर एक डिपार्टमेंट में डीप हुआ है। T20 क्रिकेट में अगर देखा जाए तो 2016 तक जो चैंपियन वेस्ट इंडीज़ टीम था, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस नज़र आए, बहुत सारे संघर्ष हुआ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के बीच। हर कोई लीग खेलते चला गया और कंट्री के लिए कोई उतना खेला भी नहीं और काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आए। उसके बाद से टीम वेस्ट इंडीज़ वो सेम टीम नहीं रहा, लेकिन ये वो टीम था डैरेन समी के अंडर जो पहले से प्राउड एकदम प्रिपेयर्ड नज़र आ रहा था। और डैरेन समी में वो बात है अपने टीम में यूनिटी और प्राउड पैदा करने की। जी हाँ, और वो इस बार भी किया था। टीम वेस्ट इंडीज़ जिनके पास कोई पुख्ता गेंदबाज नहीं था। जी हाँ, और ये वो टीम है जो लास्ट 1.5-2 साल में हार्डली 1 और 2 सीरीज जीता है, उनमें से एक आयरलैंड के खिलाफ और नेपाल जैसे टीम के खिलाफ भी हार के आए हैं। तो फिर डिफ़िकल्ट तो बहुत रहा, लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ लगभग अनडिफिटेड रहा। साउथ अफ्रीका मैच से पहले इंग्लैंड जैसे बड़े टीम को भी हरा के आया। रिमेंबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इज़ सेमीफाइनल, पर ये इंग्लैंड को भी ग्रुप स्टेज में हरा के आया है वेस्ट इंडीज़। ग्रुप टॉपर बन के इस ग्रुप का हिस्सा बना है वेस्ट इंडीज़ का ये टीम। तो फिर ये वेस्ट इंडीज़ का टीम डेफिनेटली स्पेशल तो ऑब्वियसली था, लेकिन बहुत सारे की प्लेयर्स, चाहे गेंदबाजी में उनका अल्जारी जोसेफ वो भी नहीं था, इंजरी के चलते नहीं खेला, और इस बॉलिंग यूनिट उतना मजबूत नहीं था। बैटिंग यूनिट में काफ़ी ज़्यादा फायर था और वही उनका वन एंड ओनली होप था। तो फिर इस वेस्ट इंडीज़ टीम को हमारी तरफ से एक सैल्यूट तो देना बनता है, जो इतने कुछ के बावजूद टीम इंडिया को लास्ट ओवर तक रोक के रखा। ज़रूर टीम इंडिया वॉज कंट्रोलिंग द चेस, बट स्टिल दे फॉट इन एवरी बॉल, दे फॉट टिल द एंड, एंड दैट्स वाई दिस टीम इज़ अ चैम्पियन टीम। और अब टीम इंडिया की बैटिंग के पहले बॉलिंग की बारी। किस तरीके से ये टीम वेस्ट इंडीज़ जैसे फायर पावर, स्ट्रेंथ, इतना मसल पावर एक टीम को ईडन जैसी छोटी ग्राउंड पर ऐसे कंडीशन पे इवनिंग मैच में 195 के अंदर रोक दिया। जी हाँ, आप सबको लग रहा होगा कि ये टोटल बहुत ज़्यादा है। असल में ये उतना भी ज़्यादा है नहीं जितना इन ग्राउंड में बनता है। आईपीएल में तो कई सारे बार हम 250 भी बनते हुए देखे हैं बहुत ही आसानी से, और इवन 262 जैसे टारगेट चेज भी हुआ था। तो फिर कितना हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये है, ये हम सबको पता चल गया, क्योंकि इस दिन इस ग्राउंड पर, इस पिच पे किसी तरीके से भी टर्न मौजूद नहीं था। तो फिर ये था एब्सोल्यूट बैटिंग ग्राउंड। हाँ, कभी कभी गेम रुक के तो आ रहा था, लेकिन वो भी गेमबाजी यूनिट का टैक्टिकल ब्रिलियंस था जो कि अच्छे तरीके से निभाया था। जी हाँ, टीम इंडिया की अगर गेंदबाजी की बात किया जाए तो फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव की एक बार फिर से तारीफ तो करना ही चाहिए। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू सी हाउ ही यूटिलाइज ऑल ऑफ देयर 5 बॉलर्स इक्वली एंड विथ फुल पोटेंशियल। इस मैच में हर एक वक्त जब इम्पोर्टेंट था तभी उस बॉलर को दिया जिस बॉलर का सख्त ज़रूरत था। जी हाँ, कितने अच्छे तरीके से रोटेट किया पूरे बॉलिंग यूनिट को। हार्दिक पांड्या को पावर प्ले में 2 ओवर दिया, फिर पावर प्ले के खत्म होने के बाद 1 ओवर और 15 ओवर के अंदर एक और ओवर देकर डेथ ओवर की पहले हार्दिक पांड्या के स्पेल खत्म कर दिया। और अक्षर पटेल को कितना ब्रिलियंटली यूज़ किया यार।
वो पावर प्ले से स्टार्ट किया और फिर वो कितना जल्दी पावर प्ले के बाद एक छोर से लगातार 3 ओवर करके जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, क्योंकि पता था इस वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप में सिमरन हेटमायर है और बाद में सिरफन रदरफोर्ड भी आएगा। जब बाद में वेस्ट इंडीज और भी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा तब अक्षर पटेल जैसे लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर को लेफ्टी के सामने गेंदबाजी कराना एक डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता है, और वो रिस्क टीम इंडिया नहीं लिया, पहले ही खत्म कर दिया। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो रियली काम कर गया। हाँ, आपको लगेगा हार्दिक पांड्या तो 40 रन खाए हैं, अक्षर पटेल भी 35 रन खाया है, लेकिन ये उतना भी नहीं, क्योंकि अगर सच में ये लोग और भी ज़्यादा रन खा जाते, इनके एक ओवर से वो 25-30 का रन आ जाता, जो काफ़ी बार आते हैं ऐसी ग्राउंड पर, जो कि आया नहीं। अगर वो ऐसा होता तो फिर आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन के ओर जाना पड़ता, और 6 बॉलिंग ऑप्शन शिवम दुबे वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन। डेफिनेटली ही इज़ प्रिपेयरिंग, पर ऐसे छोटे ग्राउंड पे उनका वो स्लो बॉल, उनका वो वाइड यॉर्कर, कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाला था। और वेस्ट इंडीज़ जैसे मार्शल पावर के सामने वो तो हमेशा से हैमर्ड होना ही था, लेकिन टीम इंडिया इतना अच्छे तरीके से अपने बॉलर को रोटेट किया, 6 बॉलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और यही था टीम इंडिया की वन ऑफ द टैक्टिकल जीनियस मूव जो इस गेम में नज़र आया। और इसके लिए कोच गौतम गंभीर को डेफिनेटली सराहना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब क्रिटिसाइज़ करते हैं इतना ज़्यादा, तो अब जब बारी है प्रेस करने की तो वो दिल खुलकर करना भी चाहिए, नहीं तो क्रिटिसाइज़ करने का भी क्या ही फ़ायदा। और यही वो रीज़न है जिसके कारण जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास वंस इन अ जेनरेशनल बॉलर को अब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर यूटिलाइज कर पाए। जी हाँ, पावर प्ले में 1 ओवर और फिर मिडिल ओवर में ले आए, जो कि बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि सिमरन हेटमायर के सामने बुमराह की मैचअप था, और कल भी सिमरन हेटमायर को एक बार फिर से आसानी से आउट कर दिया। सिमरन हेटमायर मानो हैरान रह गए, ऐसे गेंदबाजी मिडिल ओवर में जसप्रीत बुमराह कैसे कर गए, और इनसाइड एज दे के चला गया। सच में इट वॉज एब्सोल्युटली जीनियस स्पेल बाय जसप्रीत बुमराह, और वही ओवर में रॉस्टन चेस को स्लोअर गेंदबाजी में पूरे तरीके से चकमा दे गया, और सूर्य कुमार यादव का वो ब्रिलियंट कैच। सच में एक ओवर में वो 2 विकेट, एक मोमेंटम शिफ्ट नजर आया, और डेथ ओवर में जसप्रीत बुमराह वॉज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर एज ऑलवेज। कल भी वही क्या, हाँ, अर्शदीप सिंह का विकेट नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी उनका स्पेल बहुत ही महत्वपूर्ण था। लास्ट 19 ओवर में जो वो स्पेल किया, वो तो जसप्रीत बुमराह की डेथ ओवर से भी कम रन दिया। कितना खतरनाक गेंदबाजी किया। वेस्ट इंडीज जैसे इतना खतरनाक बैटिंग टीम के सामने, अगर इतना सेट बैटर्स के सामने अगर ऐसी स्पेल आप करते हो, वही दर्शाता है क्यों अब टीम इंडिया की हाईएस्ट विकेट टेकर हो इस फॉर्मेट में। टीम इंडिया जो ड्यू के चलते वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग करने भेजा, और वेस्ट इंडीज़ के पास था वो मौका जो पहले इनिंग्स में अपने हाथों से इस मैच को पूरी तरीके से पलट देने का, जो कि वो नहीं कर पाया। यही था टीम इंडिया की बॉलिंग मास्टर क्लास। पावर प्ले में इतना अच्छा गेंदबाजी किया टीम इंडिया। रॉस्टन चेस जो पहले बार बैटिंग कर रहा था, ओपन कर रहा था, वो अंत तक तो अच्छा पारी खेले, लेकिन पावर प्ले में दोनों ही स्ट्रगल करते हुए नजर आए। काफ़ी बार तो 3-4 डॉट गेंद भी आ गए, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ टीम जिनमें फायर पावर की कोई कमी नहीं है, बहुत ही बड़ा बैटिंग यूनिट है, फिर भी वेस्ट इंडीज़ हिट के लिए उतना ज़्यादा गया ही नहीं। 3-4 डॉट बॉल के बाद भी वो लो रिस्क शॉट पावर प्ले में खेल रहा था, जो अंत तक एब्सोल्युटली रॉन्ग साबित हुआ, क्योंकि वो अंत तक सिर्फ 4 ही विकेट गंवाए और अपना बैटिंग की पूरा फायर पावर यूज ही नहीं कर पाया। उसके बाद रोमारियो शेफर जैसे बैट्समैन था, वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। और वेस्ट इंडीज़ के पास जो इतना लंबा बैटिंग यूनिट है, अगर आप और ज़्यादा रिस्क लेते, इससे भी कहीं ज़्यादा टोटल रख पाते टीम इंडिया के सामने। और ऐसे प्रेशर सिचुएशन में 195, जी हाँ, बड़ा तो था, लेकिन 25-30 रन शॉर्ट था। रिमेंबर, रोमन पावेल बैटिंग करने के जस्ट 1 मिनट बाद इंटरव्यू में कह रहा था कि वेस्ट इंडीज़ वॉज एटलीस्ट 15 रन शॉर्ट, 15 रन और बनना ही चाहिए था, जो नहीं बना। यानी कि 210 तो डेफिनेटली बनना ही चाहिए था, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ टीम ऐसा कह रहा है तो जान लो ये 15 नहीं, 25-30 रन। इट वॉज एब्सोल्युटली 220-230 पिच। ऐसा ही टीम इंडिया की बॉलर्स होने ही नहीं दिया, और यही था टीम इंडिया की टैक्टिकल मास्टर क्लास इन बॉलिंग। ये वही संजू सैमसन है जिसको कितने सारे क्रिटिसाइज मिला उनकी बैटिंग टेक्निक के लिए, वो अक्रॉस द स्टंप, वो पीछे चले जाने के लिए। रिमेंबर, पिछले साल भी जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज के खिलाफ वो शॉर्ट बॉल में लगातार एक सीरीज में आउट होते गए, वो पैटर्न बन गया था। लेकिन संजू सैमसन ने कल स्टिक किया, अपने गेम प्लान में अड़े रहा। वो बोला कि जिस टेक्निक से उन्हें पूरे करियर में सफलता मिला है, वही टेक्निक के साथ वो बने रहेंगे। और इस बार और भी ज़्यादा काम, और भी ज़्यादा स्टेडी अप्रोच था।
ऐसा लगा कि चेजिंग में संजू सैमसन के पास महेंद्र सिंह धोनी का कामनेस और विराट कोहली का वो एग्रेशन मौजूद था। और इस डेडली कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो तो कौन ही भला रोक सकता है आपको। और वही हुआ, चेस को पूरे तरीके से कंट्रोल किया टीम इंडिया ने अपनी मुट्ठी के तरह। जी हाँ, ओवर द पीरियड पूरे टाइम, चाहे पहले संजू सैमसन अभिषेक शर्मा के साथ एक पार्टनरशिप बनाया, जो 5 स्टार हमेशा से अभिषेक शर्मा दिया हुआ करता था वो अब संजू सैमसन दे रहा है। उनके साथ पार्टनरशिप के बाद ईशान किशन के साथ एक पार्टनरशिप बना, फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ वो इनक्रेडिबल पार्टनरशिप, जब 3-4 ओवर में लगातार 10 से ज़्यादा रन ले आया, 14, 15, 12, 17। और उसके बाद तिलक वर्मा के साथ, तिलक वर्मा भी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया। वो जो समर जोसेफ के दूसरे ओवर में 4 चौका लगा, जिनमें पहले गेंद में संजू सैमसन एक चौका के बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दिया था, उसके बाद 3 लगातार चौके, हाँ उनमें से एक मिसफील्ड था, लेकिन वो जो ब्रिलियंटली खेल रहा था, टीम इंडिया गैप को भेद रहा था, वो फील्ड के डायमेंशन को, पूरे फील्ड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा था। कहाँ कौन सी खिलाड़ी मौजूद है, कहाँ गैप है, अपने दिमाग में मानो पूरे तरीके से छप गया था। और वैसे ही टीम इंडिया हर एक गेंद को खेला, चौके की मदद से ये पारी को आगे ले गया। और उसके बाद तिलक वर्मा के बाद हार्दिक पांड्या के साथ संजू सैमसन एक और इनिंग्स बनाए, एक और पार्टनरशिप बनाए, जिसके चलते टीम इंडिया लगभग जीत के दहलीज पे आ गए थे। लेकिन फिर 19 ओवर में आउट हो गया हार्दिक पांड्या, और फिर आते हैं शिवम दुबे, और आते ही पहले गेंद में चौका, और उसके बाद एक डॉट, और उसके बाद एक और चौका। रिमेंबर, कोच गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शिवम दुबे का वो 2 चौका उतना ही इंपॉर्टेंट था जितने कि संजू सैमसन की 97 रन की नॉक। जी हाँ, अगर वो 2 चौका नहीं आते और लास्ट गेंद में 1-2 नहीं आते तो फिर लास्ट ओवर में मैच जो गया था, हम सबको पता था वो एक फॉर्मेलिटी है, वो नहीं होता। जी हाँ, और भी डिफिकल्ट हो सकता था, जो कि होने नहीं दिया। टीम इंडिया के हर एक बैटर संजू सैमसन के इर्द गिर्द खेलता गया, और संजू सैमसन भी लो रिस्क क्रिकेट शॉट खेलता गया। रिमेंबर, संजू सैमसन को हर कोई कहता था, हाँ संजू स्टार्ट तो दिला देता है, लेकिन मैच जीता नहीं पाता, इनिंग्स तो खत्म नहीं कर पाता, नॉट आउट लौट के नहीं आ पाता। लेकिन उन हर एक क्रिटिसाइज का जवाब संजू सैमसन अपने बल्ले से दिया, एक इनक्रेडिबल इनिंग से दिया, एक आउटस्टैंडिंग, अनफॉरगेटेबल, अनमैचेबल नॉक से दिया। जी हाँ, यही है संजू सैमसन, और द चेटा इज फाइनली बैक। तो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू एवरीवन वंस अगेन। एंजॉय दिस होली विद योर फैमिली मेंबर्स एंड लव्ड वंस। बेस्ट विशेस टू ऑल, एंड प्लीज डोंट स्प्रेड कलर्स टू एनिमल्स। तो फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और ऐसे वीडियो के लिए स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूर प्यार बांटना कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना।